some other excretory organs. कुछ दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, मैं पहले से बता दूं, जिसको ना आना उसके लिए सुविधा होती है, जिसको आना है तो उसके लिए तो कोई समस्या नहीं। अगर ये आज चैप्टर खत्म हो गया तो आज, और अगर ये कल खत्म हुआ तो कल खत्म होने के बाद मैं आपको स्केलेटल सिस्टम ही आगे बढ़ाऊंगा। पहले क्या खत्म होगा? स्केलेटल, क्योंकि 28 तारीख के बाद से शाम की क्लासेस बंद है आपकी। तो आई थिंक अब आपकी शाम की क्लासेस केवल कब आएगी? शनिवार को। तो शनिवार को और कल भी, कल सुबह की क्लास स्केलेटल और कल शाम की क्लास भी स्केलेटल। तो कल हम लोग शायद स्केलेटल सिस्टम खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब 1 मार्च से नर्वस सिस्टम सुबह चालू होगा, शाम की क्लासेस बंद, और 5 या 6 दिन या 7 दिन के अंदर 7 मार्च तक हम लोग नर्वस सिस्टम खत्म करेंगे। और जैसे ही नर्वस सिस्टम खत्म करेंगे हम लोग 1 दिन का ब्रेक लेंगे सांकेतिक, क्योंकि हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? जेनेटिक। और उसके बाद हम लोग जेनेटिक शुरू करेंगे। तो आप मूड बना के आइएगा। ये क्या सर नर्वस पढ़ाते? मैं पहले से बता दे रहा हूं, मैं क्या पढ़ाऊंगा? स्केलेटल। ठीक है, चाहे सुबह हो चाहे शाम। ओके, तो सब अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इस बात को मानते हैं कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। किसी को याद है मैंने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या बता दी? इट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट। आपको याद है क्या क्या रिमूव किया था? CO2, वाटर, मेटाबॉलिक वेस्ट है, बोलो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी वेस्ट है। या इसको तो किडनी ले गई। कौन ले गई? तो किडनी तो नहीं पढ़ रहे हम लोग, सब अदर पढ़ रहे। इसका मतलब मैं इसके बारे में पढ़ना चाहूँ। याद है? इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, बोलो क्या? आपको इलेक्ट्रोलाइट्स याद है? तो बोलते हैं कि इस तरीके के वेस्ट, जरूरी नहीं कि हर बार नाइट्रोजन वेस्ट ही निकाले जाए। कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करो, कोई भी, उसका नाम एक्सक्रीशन ही है, उसका नाम एक्सक्रीशन। और इसमें सबसे पहले नंबर आता है लंग्स का। लंग्स, जिन्हें हम लोग आज तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझते रहे, आज एनसीईआरटी हमसे कह रही है जरा गौर से देखो, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लेकिन साथ में 2 एक्स्ट्रा चीजों को निकाल रहा है। नाम बताओ? CO2 और वाटर। तो बोलते हैं ये CO2 को भी निकाल रहा है और वाटर को भी निकाल रहा है। अच्छा, एक चीज मैं शायद बताना भूल गया, यूरिया जो निकल रही है वो लगभग 25 से 30 ग्राम पर डे। किससे? यूरिन से। आप लोग लिख लो, शायद मैं बताना भूल गया। कितना परसेंट लिखाया मैंने? 2.6। उसके हिसाब से 1 लीटर में 2.6 का मतलब ग्राम आसपास कितना? 25 से 30 ग्राम पर डे। पेज नंबर 298। प्लीज 298 में देखो कहां लिखा है। लिखा है? हाँ, बस ठीक है। इट इज नोन एज 25 से 30 ग्राम यूरिया। परसेंटेज में 2.6। हाँ, प्लीज उसे नोट कर लेना, कहीं एक छोटा सा डाटा ना बता पाए और बोले सर आपने पढ़ाया नहीं था। खैर, लंग्स में आइए। लंग्स, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझते रहे, वो CO2 और H2O को एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि CO2 और H2O भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। और बोलते हैं कि इनका रेट काफी फास्ट है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट ये लोग रिमूव करते हैं। और बोलते हैं अगर वाटर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा है तो वो नॉर्मल चीज है कि एक्सक्रीटरी? एक्सक्रीटरी। तो एक्स्ट्रा वाटर को भी वो वाटर वेपर्स के रूप में निकालते हैं। तो वाटर वेपर्स के रूप में वाटर को निकालते हैं और CO2 को निकालते हैं। सो वी कैन से द लंग excretory organ along with kidney, other than kidney. तो किडनी एक्चुअली क्या निकालता था? नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट।
लेकिन एक लोग केवल क्या निकाल रहे हैं, CO2 और वाटर। क्या CO2 एक एक्सक्रीटिव सब्सटेंस है? यस। कैसा सब्सटेंस? मेटाबॉलिक एक्सक्रीटिव सब्सटेंस। इसलिए पहले दिन जब ये चैप्टर पढ़ाया था उसी दिन मैंने तुमको 3 डेफिनेशन पढ़ाई थी, किसी को याद है? एक पढ़ाया था इजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, और तीनों की डेफिनेशन याद है? डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट इजेशन, शाबाश, और सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करना, और मेटाबॉलिक वेस्ट का और फिर बोला था एक्सक्रीशन में भी ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट, इसे निकालना। तो आपके पास लंग्स एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और किस रेट से CO2 निकाल रहा? 200 ml CO2 पर मिनट। हटा दे। दूसरा ऑर्गन है लिवर। दूसरा ऑर्गन है लिवर। आपको लगेगा लिवर एक्सक्रीटरी कैसे हो सकता है? चलो याद करते हैं। यस, लिवर में कितने लोग? 2, एक राइट और एक लेफ्ट। शाबाश। बताओ यहाँ पर बेटा एक कोई बंदा है? हाँ बताओ। गॉल याद है? यहाँ एक राइट और एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट याद है? तो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और ये कौन? सिस्टिक। अब बताओ कॉमन बाइल पक्का, और हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला इंस्पिंक्टर। क्या ये डिओडेनम में निकल रहा है? डिओडेनम में निकलने वाला ये मटेरियल का नाम है बाइल। बोलो क्या नाम? किसी को मैं बोलूं बाइल एक एक्सक्रीटिव सब्सटेंस है, वो गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आपके ब्लड में आरबीसी की एक नियत बेटा एज है। हर बंदे को मालूम है आपकी आरबीसी 120 दिनों के बाद, कितने दिनों बाद? 100, ये अपने आप मर जाएगी। मर जाएगी, इनकी हो जाएगी एपोप्टोसिस। बोलो एपोप्टोसिस। एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, इट इज प्लान्ड नेचुरल डेथ। जब आरबीसी अपनी डेथ को खुद प्लान कर ले, इट इज नोन एज एपोप्टोसिस। हर 120 दिन बाद आरबीसी मर जाएगी। मरी हुई आरबीसी का हीमोग्लोबिन ये टूटेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके बेटा ब्लड से होते हुए लिवर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद ये बिलीरुबिन नाम के पिगमेंट को बनाएगा, बिलीरुबिन, और बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट को बनाएगा। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट कहलाएंगे बाइल पिगमेंट। फिर से सुनो, बाइल पिगमेंट, और इन बाइल पिगमेंट में जुड़ेगा बाइल सॉल्ट। कई बार बच्चे सॉल्ट और पिगमेंट एक ही मानते हैं, दोनों अलग अलग है। बाइल पिगमेंट के साथ साथ यहां पर बाइल सॉल्ट भी जुड़ेंगे। बाइल सॉल्ट टॉरोकोलेट है, टॉरिक एसिड के कॉलेट है। टॉरोकोलेट अपने कोर्स में नहीं पढ़ाता, पर याद रखना बाइल सॉल्ट का नाम बिलीरुबिन बिलीवर्डिन मत कह देना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बाइल सॉल्ट नहीं है ये, क्या है? बाइल पिगमेंट। अब याद रखना बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, साथ में वाटर, साथ में वाटर, साथ में कोलेस्ट्रॉल। बोलो कौन? कोलेस्ट्रॉल, और साथ में स्टेरॉइड हार्मोन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स। नहीं दिख रहा हो मैं बोल रहा हूं, जरा पूरा बातें सुनना। अगर वहां से नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं कि सर बाइल में क्या क्या होता है। चलो बोलो मेरे साथ, बाइल पिगमेंट, कैसे बोलो? बाइल सॉल्ट, ओके। बोलो कौन कौन? बाइल पिगमेंट, इसके अलावा वाटर, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, टूटे हुए स्टेरॉइड हार्मोन। ये सारी चीजें होती हैं बाइल में। बाइल बनता लिवर में, स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में, और रिलीज कहाँ होता है? डिओडेनम। तो डिओडेनम में निकाला जाता है। और यकीन मानिए बाइल एक एक्सक्रीटिव सब्सटेंस है। डिओडेनम से होता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मैटर के साथ बाहर आता है। तो कई बच्चे मुझसे कहते हैं फिर तो सर ये इजेशन हुआ। मैं कहता हूं ये इजेशन नहीं हुआ। इजेशन उन मटेरियल का हुआ जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुए हैं।
ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये आरबीसी के टूटने की वजह से बना था, हाथ छोड़ा कहां गया, इंटेस्टिनरी ऑर्गन है और वो क्या रिलीज करता है, बाइल। तो बाइल सिक्रीटरी होने के साथ साथ एक्सक्रीटरी भी है। तो कल को क्वेश्चन पूछा जाए क्या बाइल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यस। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, यस। तो समहाउ हमने दो ऑर्गन पढ़े किडनियों के अलावा, एक कौन, लंग्स, दूसरा कौन, लीवर। लीवर क्या निकालना, हाँ बाइल, बाइल निकाल रहा है। तो लीवर बाइल निकाल रहा है और लंग्स CO2। और बाइल में क्या क्या होता है लिख पाओगे, बोलो क्या होगा, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, वाटर, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेशन। कहाँ बनेगा, कहाँ स्टोर होगा, कहाँ छोड़ा जाएगा, डिओडेंट, फीकल मैटर के साथ बाहर आएगा। ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये बात और है कि बाइल के बिना ना तो फैट का डाइजेशन होगा, ना तो फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। नींद आ रही है, हाँ यस सर, क्या करेंगे। आइए, द थर्ड वन इज नोन एज स्किन। बोलते हैं स्किन में दो प्रकार की ग्लैंड है, एक का नाम है स्वेट ग्लैंड, बोलो क्या नाम, स्वेट, और एक का नाम है सीबेसियस ग्लैंड। प्रतीक, स्वेट माने मीठा, स्वेट माने पसीना, मुझे अच्छा स्वीट है। इट इज नॉट द स्वीट ग्लैंड, इट इज स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड से निकलता है स्वेट, जिसमें लगभग 96% से 97% वाटर है, थोड़ा बहुत Na है, थोड़ा बहुत Cl है, और यकीन मानिए बहुत सारी यूरिया है, कुछ लैक्टिक एसिड भी है। इसीलिए जो 3 दिन से नहाए नहीं है उनकी यूरिया बहुत बदबू मार रही है। उनसे कहो कि नहा के आए, तो बताओ पसीना निकलता है तो क्या क्या निकलता है, यस। फिजिक्स वाले बच्चे रे ऑप्टिक्स की बुक लेके आएंगे, कब, 3 बजे। तो 96 से 97% वाटर है, सोडियम है, क्लोराइड है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड। अरे जानवी यार, तो तुम्हारा बहुत ही नींद आ रही। स्वेट निकलना, ये एक्सक्रीशन कम है, थर्मो रेगुलेशन ज्यादा है। एक्सक्रीशन से ज्यादा ये थर्मो रेगुलेशन है, और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो जानवी जिनकी स्किन ऑयली होती है उनमें सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा होती हैं, क्योंकि सीबेसियस ग्लैंड से निकलता है सीबम, बोलो क्या, और इसमें होता है वैक्स, बोलो फिर से बोलो, वैक्स होता है। वैक्स के साथ साथ ऑयल होता है, क्या होता है, ऑयल। तो अगर आपकी स्किन में सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा, तो आपकी स्किन होगी ऑयली। एक बात बोल दे रहा हूं, बस सुन लो। सीबेसियस ग्लैंड में सीबम का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है, कौन, या फिर एंड्रोजन, बोलो कौन। इसलिए जैसे ही प्यूबर्टी के बाद आपकी बॉडी में एंड्रोजन बनने लगते हैं, क्या, वैसे ही बेटा मुहासे होने लगते हैं। कारण क्यों, क्योंकि सीबेसियस ग्लैंड से खूब सारा सीबम निकलता है और इस पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, और बैक्टीरिया ग्रो करने की वजह से इन्फेक्शन होने लगता है। और आप कहते हो सर मुहासे कैसे ठीक होंगे, नहीं ठीक होंगे। क्योंकि एक उम्र के बाद में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो कई बार गर्ल्स मुझसे पूछती हैं कि सर लड़कों में तो मुहासे ऐसे हैं, तो लड़कियों में क्यों, टेस्टोस्टेरोन ही है। पर वो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकल रहा है, एडिनल, पर वो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, एंड्रोजन, क्या है, एडिनल कॉर्टेक्स। थैंक यू वेरी मच।
इट इज सीबम, वैक्स और ऑयल। तो इस तरीके से स्किन भी आपके लिए एक कैसा ऑर्गन है? हाँ, एक्सक्रीटरी। और भाइयों बहनों, चैप्टर का अंत, इट इज नोन एज डिसऑर्डर। ये बात मैंने देखी आज करके, केवल अगर पढ़ने और पढ़ाने से मतलब रखा जाए तो 1.5 घंटा 2 घंटा भी बहुत होता है। सही है। अब मैं अपनी आदतें बदल दूंगा, ना डांटूंगा, ना कुछ मारूंगा, ना पूछूंगा। पूछेंगे मैं डांटे मारे नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अब एक बार पापा भी डांट रहे, मम्मा भी डांट रही, जहां से आए वहां भी डांट रहे, आप भी डांट रहे। डिसऑर्डर्स ऑफ रीनल सिस्टम। मैं आपकी बुक में रीनल सिस्टम के डिसऑर्डर को उल्टी तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे बाद कौन लिखा है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो आपके यहां पर सबसे बाद में डिसीज लिखी है उसको चालू करूंगा। मैंने बहुत पहले पढ़ाते वक्त बताया था, जहां पर भी टिस लगा दूं इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे मैं बोलूं गैस्ट्राइटिस, किसका? स्टमक का इन्फ्लेमेशन। अगर मैं बोलूं हेपेटाइटिस, लिवर का, डर्मेटाइटिस, स्किन का। आज के बाद जब टिस शब्द निकालना तो समझना इन्फ्लेमेशन। कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर इन्फ्लेमेशन नहीं मालूम तो टिस का करेंगे। इन्फ्लेमेशन के 4 साइन: स्वेलिंग, जहां इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, बोलो पेन, और हीट। बच्चा तब भी नहीं समझता तो हमने कहा मान लो तुम्हारे गाल में भयानक थप्पड़ मारूं तो जो जो होगा वो इन्फ्लेमेशन है। क्या क्या होगा? स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगा, पेन होगा, और कहेंगे बगल वाला गाल छुओ तो वो ठंडा होगा, जहां पड़ा होगा वो गर्म। तो जहां जहां ये 4 चीजें वहां वहां इन्फ्लेमेशन। बिटिया बड़ी खुश हो रही है, आज सुबह सुबह इन्फ्लेमेशन हुआ था। चटाका पड़ा। तो जिसके आगे टिस लगा दिया उसका इन्फ्लेमेशन। अब किसी को ये याद होगा, बेटा बातें करना बंद करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो रट्टा मारते रहोगे। याद है? कम से कम 25वीं बार बना रहा हूं इसे, और ये भी बना रहा हूं 25वीं बार। एफरेंट, इफरेंट, और ये ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो भाइयों बहनों मेरे बच्चों, अगर ग्लोमेरुलस का हो जाए इन्फ्लेमेशन, और ये इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से होगा। किसकी वजह से? इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्लोमेरुलस तक आ जाए, सुन लो बेटा, हो सकता काम ही आ जाए। तो यहां इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएगा ग्लोमेरुलस का, एंड दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो नेफ्रॉन सुने हो? नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस हो गया इन्फ्लेम, और इस वजह से जो फिल्टरेशन है उसमें डिफेक्ट आते हैं। वैसे प्लाज्मा प्रोटीन कभी भी यूरिन में नहीं आते, लेकिन अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए तो चांसेस है, जरूरी है, चांसेस है कि आपकी यूरिन में एल्बुमिन पास होने लगे। एल्बुमिन कहाँ पाई जाती है? यूरिन में कि ब्लड में? ब्लड में। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर नहीं होती, लेकिन अगर ये फिल्टर होकर के यूरिन में आने लगी है तो समझ जाओ तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और तभी डॉक्टर बोलता है अपनी यूरिन की जांच करवा लो। तो आप यूरिन की जांच करवाने जाते हो और पूछते हैं सर यूरिन की जांच करने पर यूरिन में एल्बुमिन पाई गई। डॉक्टर ने कहा भैया तुमने कुछ उल्टा सीधा किया है, इन्फेक्शन हुआ है और इसकी वजह से तुम्हारा ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हो गया। ज्यादातर छोटे बच्चों को ये बीमारी बहुत होती है, वो छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं। इसीलिए छोटे बच्चों का यूरिन कल्चर और यूरिन बेटा
रूटीन चेकअप ज्यादा करवाते हैं डॉक्टर कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई उन्हें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इतनी बड़ी मैंने कहानी सुना दी, लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक लाइन लिखी है व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इट इज अ इन्फ्लेमेशन। तो डॉक्टर से पढ़ने के कुछ तो खामियाजे भुगतोगे, वो यही है, इतना ही पढ़ाना था। इससे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्या साइन है, यूरिन में आएगी, आ सकती है। ओके, क्या गड़बड़ हो गया, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या करता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, भगा दें इसे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बाद एक दूसरा टॉपिक है एंड दैट इज नोन एज रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई, इसी को बोलते हैं किडनी स्टोन। और इसकी बड़ी विचित्र कहानी है। बोलते हैं किडनी में जब कभी भी ब्लड में एसिड ज्यादा हो, ब्लड में एसिड ज्यादा होगा, ध्यान सुनो, और इस एसिड का नाम होगा ऑक्सैलिक एसिड। तो आपके ब्लड में एसिड ज्यादा है। अब आप बोलेंगे सर हमारे ब्लड में एसिड ज्यादा क्यों होगा, आपने एसिड ज्यादा खाया है। बोले सर हमने एसिड ज्यादा नहीं खाया, कैसे एसिड ज्यादा हो सकता है, 2 मिनट रुको आपको सब पता चलेगा। जब भी आपके ब्लड में ऑक्सैलिक एसिड बढ़ेगा वो किडनी तक पहुंचेगा फिल्टर होने के लिए, कौन, ब्लड, और ब्लड में ऑक्सैलिक एसिड बढ़ेगा तो किडनी में ऑक्सैलिक एसिड बढ़ने लगेगा। ये किडनी में ऑक्सैलिक एसिड पहुंचकर कैल्शियम के साथ सॉल्ट बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। और कैल्शियम ऑक्सलेट एक पत्थर जैसा है, बहुत बड़ा, बहुत छोटा सा पत्थर जैसा है, हार्ड स्ट्रक्चर है। और इस कैल्शियम ऑक्सलेट नाम के पत्थर को कवर किया जाएगा स्किन जैसी मेम्ब्रेन से, स्किन से कि स्किन जैसी मेम्ब्रेन, और इसे किडनी में छोड़ दिया जाएगा। तो याद रखना, अगर इस स्टोन का साइज 7 मिलीमीटर से बड़ा हुआ तो अब ये ना तो यूरेटर से निकल पाएगा ना तो पेल्विस, क्योंकि पेल्विस का डायमीटर 3 मिलीमीटर, सॉरी यूरेटर का डायमीटर 3 मिलीमीटर है, जो बहुत ज्यादा बढ़ के 5 मिलीमीटर तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए हम लोग अक्सर किडनी की पथरी थोड़ा डाइल्यूट हो या फिर किडनी की पथरी का साइज थोड़ा कम हो तो हो सकता है पेशाब के साथ ये पथरी बाहर आ जाए। पर याद रखना, जब मेरे पास कोई पेशेंट आता था या फिर जब मैं कभी क्लिनिक में बैठता था तो मैं लोगों से कहता था देखो यार तुम्हारी किडनी में स्टोन हो गया, तुम ये खाना बंद करो, टोमेटो। तो उनके अपने ही अलग तरीके की डॉक्टरी होती है। मैंने बताया टमाटर खाना बंद करो, अब वो घर जाएगा अपनी बीवी से कहेगा देखो टमाटर खाने से पथरी होती है। क्यों, टमाटर के बीजे बहुत मोटे हैं और वो बहुत हार्ड बीज है, वही जाकर किडनी में जम गए। अब उस आदमी को ये मालूम नहीं कि खाया मुंह से था, इंटेस्टाइन में गया था, किडनी में कैसे घुस गया, उसको कोई मतलब नहीं। तो वो क्या कहेगा बीवी से, कहेगा ऐसा करो कि तुम छन्नी लगाओ और बीजे अलग कर दो और टमाटर के रस के साथ सब्जी बनाओ। नो, याद रखना टमाटर में इटसेल्फ ऑक्सैलिक एसिड है, उसका मोटे सीड से या हार्ड सीड से कोई लेना देना नहीं। कई बार मैं बोलता हूं अच्छा ये वाला बात यहाँ लागू हो गई, मैंने कहा स्पिनच भी खाना बंद करो, अब वो नहीं समझ पाता कि स्पिनच में क्या हार्ड चीज है। डॉक्टर साहब शायद पढ़े लिखे कम है, बोलते हैं साहब पालक तो पत्ता है, इसमें कहाँ पथरी है। तो हम उससे कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे, स्पिनच में कौन सा एसिड है। फिर हम उससे कहते हैं बेटा ब्रिंजल भी मत खाओ, अब फिर वो दिमाग लगाता है हाँ बिल्कुल सही है। बैगन काटो उसके भी बीज हार्ड है। फिर हम उससे कहते हैं बेटा थोड़ा चिली भी कम खाओ, तो कहता है चिली अगर मैं बीजा निकाल दूं तो, अरे बीज से कोई लेना देना नहीं। कुछ तो और अजीब बात है साहब, एक बार बालू का पानी पी लिया और बालू जाके जम गई और वो सर पथरी बन गई। फिर हमने उससे बोला कहाँ पिया, बोले मुंह से कहाँ गया, बोले आंख में। फिर कैसा पेट के अंदर ही का तो मामला है। फिर हमने तो समझाया बेटा जो तुमने बालू पी थी वो फीकल मैटर में थोड़ी ज्यादा बालू बन के बाहर आ गए। अच्छा तो वो बालू फिर किडनी में नहीं गई, हमने कहा ना। तो फिर क्या पथरी कैसे बन गई, पथरी तो चट्टान से बनती है। तो चट्टान का उससे कोई लेना देना नहीं।
कौन से एसिड से? ऑक्साइड। तो जब डॉक्टर कहे कि टमाटर ना खाओ तो ना खाओ, पालक ना खाओ, ब्रिंजल ना खाओ, चिली। अब कुछ लोग बच्चे क्या कहेंगे कि सर आज ही से मैं अपने मेस वाले से कहते हैं कि ये सब बंद करो। नहीं, ये तब बंद करना है जब आपको पथरी हो जाए। जैसे मैं कहूंगा कि डायबिटीज होने पर बहुत ज्यादा मीठी चाय मत पियो, बोले नहीं आज से चाय बंद। ऐसा नहीं है कि चाय पीने से डायबिटीज हुई है, नेवर। पर डायबिटीज में चाय कम कर देते हैं। ओके, तो ये रीनल कैल्कुलाई है, ये पथरी है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज नोन एज एक्यूट रीनल फेल्योर। किडनी फेल हो गई। मैंने किसी दिन बच्चे से कहा किडनी फेल हो गई, तो उससे उन लोगों ने कहा कि भाई उससे कौन निराश ना हो, अगली बार ज्यादा पढ़ना है फिर पास हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो किडनी फेल हुई है उसका मतलब है किडनी ने यूरिन बनाना बंद कर दिया, किडनी ने यूरिन फॉर्मेशन कम कर दिया। किडनी फेल का मतलब यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज हो गया। अगर यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज हो गया है तो ब्लड में पड़ी थी यूरिया। क्या पड़ी थी? यूरिया। वो यूरिया ब्लड में ही पड़ी रह गई है। सुन लो यार, अगर ये यूरिया किडनी में जाती तो यूरिन बन के बाहर आ जाती, पर बेटा किडनी में जा जरूर रही है लेकिन किडनी ने यूरिन बनाना ही बंद कर दिया क्योंकि किडनी फेल हो गई है। तो बताओ ये यूरिया कुछ दिनों बाद किडनी में भी जाना बंद कर देगी और ब्लड में बढ़ने लगेगी। ब्लड में, क्योंकि ये ब्लड में ही होती है। फिर से सुन लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। यूरिया ब्लड में ज्यादा थी, वो यूरिया किडनी में जाती तो यूरिन बन के बाहर आती। पर किडनी में यूरिन तभी बनता जब किडनी अच्छा काम कर रही होती। अचानक आपको किसी वजह से किडनी फेल हो गई है, इन्फेक्शन की वजह से किडनी फेल हो गई, तो जो ब्लड जा रहा था वो यूरिन बना पा रहा कि नहीं? नहीं। इसका मतलब यूरिया यूरिन में जा रही है कि नहीं? नहीं। इसका मतलब यूरिया कहाँ रुकी रह रही है? ब्लड में। और ब्लड में अगर यूरिया रुकी रह रही है इसका नाम है यूरीमिया। मिया मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ब्लड। ब्लड में कुछ भी बढ़ जाए इट इज मिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूरीमिया। तो आपकी बॉडी में यूरीमिया होती जा रही है। मुझे नहीं समझ में आया यूरीमिया क्यों हुई? क्योंकि किडनी क्या हो गई? फेल। तो जो यूरिया कहाँ होनी चाहिए थी? ब्लड में। वो ब्लड से यूरिया कहाँ नहीं गई? यूरिन में। इसका मतलब ब्लड में यूरिया बढ़ गई और इसका नाम क्या होगा? यूरीमिया। और ये यूरीमिया आपकी डेथ तक कर सकती है। तो बोलते हैं क्या उपाय है? बोलते हैं अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो आर्टिफिशियल किडनी से काम कराओ। किससे? आर्टिफिशियल किडनी से काम चलाओ। और आर्टिफिशियल किडनी में हीमोडायलिसिस नाम का प्रोसेस किया जाएगा। बोलो क्या? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, ब्लड की डायलिसिस किया जाएगा। और इसीलिए आर्टिफिशियल किडनी का दूसरा नाम हीमोडायलाइजर। बोलो क्या नाम? हीमोडायलाइजर। कैसे करते हैं डायलिसिस, कैसे करते हैं, इसका पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया है। मैं उसे डायग्राम से बनाने की कोशिश करूंगा। पहले इतना समझ लो, अगर किडनी फेल हो गई है तो क्या बनना बंद? यूरिन बनना बंद। तो बताओ यूरिया यूरिन में निकलनी, यूरिया यूरिन में निकलनी बंद, तो यूरिया ब्लड में बढ़ गए। अगर यूरिया ब्लड में बढ़ गई तो ब्लड में क्या हो गया? यूरीमिया। यूरीमिया आपको डेथ तक कर सकती है। तो यूरीमिया को रोकने के लिए आपको आर्टिफिशियल किडनी यूज करनी पड़ेगी। 5 मिनट ध्यान से सही से सुनो बेटा, इसे बोलो और ध्यान से सुनो। 5 मिनट के बाद मैं छोड़ रहा हूं। कहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी कन्वीनियंट आर्टरी में जाइए। सबसे कन्वीनियंट आर्टरी आपके पास यही मिलती है डॉक्टर्स को। प्लीज इसे अंगूठा ही समझिए। इस आर्टरी का नाम है रेडियल आर्टरी। बोलो क्या नाम है? और यहीं पर एक वेन भी है जिसका नाम है रेडियल वेन। बोलो क्या नाम? रेडियल। रेडियस की तरफ की आर्टरी, रेडियस एक बोन होती है उसकी तरफ की आर्टरी, दैट इज नोन एज रेडियल आर्टरी। थोड़ा और इधर होती है, उतनी दूर तो नहीं होती, सॉरी। रेडियल आर्टरी।
तो आप अपनी बॉडी का पूरा ब्लड रेडियल आर्टरी के द्वारा बाहर निकालते हैं और इस ब्लड को आप एक आर्टिफिशियल किडनी के अंदर डालते हैं। इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर सेलोफेन नाम के यानी सेलुलोज जैसे ट्यूब पड़े। बुक ने केवल लिखा है, मैं बना रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनो। सेलोफेन नाम के ट्यूब पड़े होते हैं। सेलोफेन सेलुलोज जैसा मटेरियल होता है और आप अपना पूरा ब्लड इसी ट्यूब के अंदर डाल देते हो। ये रहा वो ब्लड। इस ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा है। अब क्या करते हैं, सेलोफेन जिस डिवाइस में आपने रखा है उस डिवाइस को आपने भर के रखा है विद द प्लाज्मा लाइक फ्लूइड। प्लाज्मा लाइक फ्लूइड याद रखना, आने वाला भी ब्लड प्लाज्मा ही है और बाहर भी। अरे यार, ब्लड के साथ ब्लड प्लाज्मा आ रहा होगा और बाहर भी ब्लड प्लाज्मा ही है। लेकिन जो तुमने फ्लूइड भरा है इट इज विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट। जो फ्लूइड भरा है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन जो ब्लड आ रहा है इसमें ब्लड प्लाज्मा के साथ साथ बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब ध्यान सुनो, दोनों तरफ NaCl बराबर, दोनों तरफ क्लोराइड बराबर, Na बराबर, वाटर बराबर, सब कुछ बराबर, केवल क्या ज्यादा? हाँ, कहां? हाँ, ब्लड। तो ब्लड में क्या ज्यादा? हाँ, नाइट्रोजनस वेस्ट। बाकी सब कुछ जैसा ये है, इसके अंदर भी प्लाज्मा है, यहां पर भी ब्लड का प्लाज्मा ही आ रहा, क्योंकि तुमने रीनल आर्टरी आपने रेडियल आर्टरी से ब्लड ही डाला है तो ब्लड प्लाज्मा ही जा रहा। लेकिन बाहर भी प्लाज्मा ही है, अंदर भी प्लाज्मा, बाहर भी प्लाज्मा, दोनों प्लाज्मा एक जैसे, एक्सेप्ट अंदर वाले प्लाज्मा में नाइट्रोजनस बेस ज्यादा और यहां पर नाइट्रोजनस बेस नहीं, तो डिफ्यूजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस अपनी हायर कंसेंट्रेशन से बाहर, और किसके द्वारा? सेलोफेन। और सेलोफेन एक सेलुलोज लाइक मेम्ब्रेन है, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट निकलने लगेंगे आपके ब्लड से और ब्लड से निकल करके इस भरे हुए प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस में आने लगेंगे। इसका मतलब ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर। बाहर कहां पर? प्लाज्मा, प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस। इसका मतलब ये ब्लड क्या हो गया? प्योर, क्योंकि ब्लड में क्या ज्यादा था? यूरिया और नाइट्रोजन वेस्ट। अब ये जो ब्लड बचा, इस ब्लड को तुमने वापस रीनल वेन में, वापस आपने रेडियल वेन में डाल दिया। बताओ, एक तरफ से ब्लड निकला, आर्टिफिशियल किडनी में डाला, वापस डाल दिया, निकाला किससे? आर्टरी से, डाला किसमें? वेन में। और बताओ, बीच में प्यूरिफाई हो गया, और जिस जगह प्यूरिफाई हुआ उसी का नाम है आर्टिफिशियल किडनी। जिसको भी दिक्कत हो रही है फिर से सुन लो, आर्टिफिशियल किडनी में सेलोफेन नाम के ट्यूब है, साथ में एक प्लाज्मा लाइक फ्लूइड भरा हुआ है जिसमें ब्लड प्लाज्मा डाला जा रहा है। किसमें? प्लाज्मा लाइक फ्लूइड में कि ट्यूब में? ट्यूब में। तो अंदर भी प्लाज्मा, बाहर भी प्लाज्मा। अंदर वाले में यूरिया नाइट्रोजनस बेस ज्यादा, बाहर वाले में है कि नहीं है? तो बताओ कहां पर नाइट्रोजनस बेस ज्यादा? ब्लड में। तो ब्लड में से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या है? यूरिया। तो यूरिया कहां से बाहर आने लगी? ब्लड से। ब्लड क्या होने लगा? प्यूरिफाई। वापस कहां भेज दिया गया? कौन सी आर्टरी? किस में? रेडियल। और ये गंदा फ्लूइड कलेक्ट किया गया, इस गंदे फ्लूइड को कलेक्ट किया गया एक बर्तन में, तो जितना ज्यादा गंदगी होगी फ्लूइड यहाँ कलेक्ट होता रहेगा और इस वजह से प्लाज्मा लाइक फ्लूइड कम होने लगेगा। इसलिए फ्रेश प्लाज्मा बोतलों से बेटा भरा जाता रहा। तो यहाँ से आप फ्रेश प्लाज्मा भेजते रहे
फ्रेश प्लाज्मा बीच में पड़ा रहा, गंदा प्लाज्मा कलेक्ट होता रहा, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ते रहे। वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट आए थे सेलोफेन ट्यूब से होते हुए, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए डायलिसिस के द्वारा, किसके द्वारा? डायलिसिस, इसी को बोलते हैं डायलिसिस के द्वारा बाहर निकलते रहे, वापस वेन में छोड़ दिए गए। कहां से निकाले गए? आर्टरी से। कहां डाले गए? वेन। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं पढ़ दूं, ताकि आपको ये लगे कि सर ने कहीं अपने मन से तो डॉक्टरी नहीं झाड़ी। हाँ देखो भाई, मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। A condition is called as uremia, which is highly harmful and may lead to kidney failure. In such patient, urea can be removed by the process called as hemodialysis. क्या हो रहा है ये? Hemodialysis. During the process of hemodialysis, blood drained from the convenient artery. मैंने नाम लिख दिया, बोलो। रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से तुमने ब्लड ड्रेन कर लिया। देखो एक लाइन हो गया, ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी एंड पंप इनटू डायलाइजिंग यूनिट काउंट एज आर्टिफिशियल किडनी। व्हाट इट इज? आर्टिफिशियल किडनी है ये, इसके अंदर डाला। आगे सुनो, किडनी ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरीज पंप इनटू डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग क्या है? एंटी कोआगुलेंट। जब ब्लड डाला गया तो क्या डाला गया? हिपैरिन। व्हाई इज हिपैरिन? इट इज एंटी कोआगुलेंट। यस, एंटी कोआगुलेंट। द यूनिट कंटेन्ड कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब। बताओ इसमें क्या प्रेजेंट है? सेलोफेन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? सेलोफेन ट्यूब। सराउंडेड बाई फ्लूइड। किसके द्वारा सराउंडेड है? फ्लूइड। फ्लूइड का नाम डायलाइजिंग फ्लूइड। हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। बताओ डायलाइजिंग फ्लूइड और ब्लड में कंसंट्रेशन से एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, और ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट है। आगे, द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बताओ नाइट्रोजन वेस्ट कहां जा रहा है? ब्लड में। तो वहां से कहां आने लगे? फ्लूइड में। कौन से फ्लूइड में? डायलाइजिंग फ्लूइड। ओके, as nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, these substances freely moved out, thereby clearing the blood। और इससे क्या क्लियर होने लगा? ब्लड। आगे सुनो, the clear blood is pumped back to the body through vein, लाए किससे थे? आर्टरी। छोड़ा किससे? और जब वेन में डाल रहे थे तो हमें मालूम है यहाँ पर हमने क्या मिलाया था? हिपैरिन। तो यहाँ पर डालेंगे एंटी हिपैरिन। बोलो क्या? तो क्या डाला था? हिपैरिन। तो वापस एंटी हिपैरिन। Yes, the clear blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin. This method boon for thousands of uremic patients. Thank you very much. This was the kidney fellow. It's Sri Chaturthya.